एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही है 100 MCQs की सीरीज़, दैट इज़ ऑफ बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मैथड्स, जो कि आपका कॉमर्स का यूनिट है, एक वन ऑफ द यूनिट है बिजनेस स्टैट्स। उसके हम 100 क्वेश्चन की MCQs की सीरीज़ चल रही है। इसकी रिविजन हमने ऑलरेडी कर ली थी और अभी हम इसके 100 MCQs कर रहे हैं। और इसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पे। जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 25 करके जो 75 क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये लास्ट पार्ट है, आज पार्ट नंबर 4, दैट इज़ ये लास्ट पार्ट है MCQ सीरीज़ का, जिसमें मैं जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन रह गए हैं वो आज आपको करवाऊँगी। क्लियर? और जो इसके टेस्ट की जो PDF है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे आपको सुबह प्रोवाइड करवा दी थी। डेली जो है वो सुबह टेस्ट की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है ना। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ उन्हें पता है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ टेलीग्राम चैनल हमारा, वो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर में टेस्ट की जो PDF है वो सुबह मिल जाती है, और उसी की जो आंसर की है विद शॉर्ट एंड क्विक एक्सप्लेनेशन, उसकी वीडियो आपको शाम को मिल जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप जब सुबह आपको इसीलिए PDF प्रोवाइड की जाती है ताकि आप उस टेस्ट को खुद से कर सको, है ना। जब आप खुद से उस टेस्ट को करोगे, खुद अपना माइंड लगाओगे, डायरेक्ट आंसर ना देख के पहले ही अब खुद उसके आंसर फाइंड आउट किया करो, उसे एक कॉपी पे लिखा करो। देन वीडियो जब आती है शाम को, देन उसी से आप जो आंसर्स हैं वो मैच किया करो अपने। इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारे किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, है ना। और किस टॉपिक में आपके थोड़े कम सही हो रहे हैं तो आप उसे आप इम्प्रूव कर सकोगे। उस जो पोर्शन है, उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकोगे। बिकॉज़ अभी टाइम है, एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पड़ा है अभी एग्ज़ाम में टाइम, तो अभी आप इजीली फोकस कर सकते हो अपने जो वीक एरियाज़ हैं, और जो अच्छे एरियाज़ हैं उन्हें और अच्छा कर सकते हो, है ना। चलिए आज बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अगर आपको पेपर 1 की रिवीजन करनी है, फुल रिवीजन करनी है डिफरेंट यूनिट्स के, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एट्सेट्रा, देन आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके रिवाइज़ कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको MCQs करने हैं पेपर 1 के, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसकी भी जो सीरीज़ है वो चल रही है, रिसर्च एप्टीट्यूड की भी सीरीज़ जो है वो ऑन गोइंग है, अभी चल रही है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो है अभी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ ऑन गोइंग है, तो आप उसका भी MCQs अच्छे से कर सकते हैं। पहले रिवीजन कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, और उसके बाद जो है आप MCQs कीजिए। इससे आपका पूरा यूनिट जो है वो पक्का हो जाएगा। क्लियर? आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। पेपर 2 के रिवीजन वीडियोस के मिल जाएंगे लिंक्स, तो आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस थे उन्हें हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का यानी कि 76th क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं वो टू टाइप्स है। किसके 2 टाइप्स हैं ये पूछ रहा है। बेसिकली मैंने आपको रिविजन वीडियोज़ में बताया था कि जो क्लासिफिकेशन होती है ना, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है ज्योग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिकल में हम क्या करते हैं, एरिया वाइज क्लासीफाई करते हैं। लाइक एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ऐसे 4 एरियाज़ हमने बना दिए, है ना। तो इस टाइप से हम एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। लाइक हमने 1990 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2000 हो गया, उसके बाद 2010 हो गया, उसके बाद जो है 2020 हो गया। इस तरीके से 10-10 साल का डेटा हमने लिया है, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो क्वालिटेटिव होता है उसके अंदर सिंपली क्वालिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक धर्म के बेसिस पे कर दिया, रिलीजन, है ना, या फिर हमने एजुकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया लोगों को। इस टाइप से होता है क्वालिटेटिव के अंदर। और जो क्वांटिटेटिव होता है ना, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर ऑलमोस्ट सारा स्टैट्स जो है वो क्वांटिटेटिव के ऊपर ही बेस्ड होता है। और ये फर्दर जो है वो जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं सब चीज़ों को और क्लासीफाई करते हैं, उसके बेसिकली फर्दर 2
टाइप्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली हम 2 टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट। क्लियर। और जो डिस्क्रीट होता है उसमें क्या होता है, सिंपली हम 1 2 में लेते हैं। लाइक अभी बच्चे हैं, अभी वो 2.5 तो नहीं पैदा हो सकते ना, जिसको हम पॉइंट्स में नहीं मेजर कर सके। मतलब अभी एक बच्चा होगा किसी घर में, मतलब एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 2.5 बच्चे तो नहीं हो सकते ना, ये 3.5 तो नहीं हो सकते ना। मतलब कहने का जिसको हम फ्रैक्शन में ना कर सके वो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन में पॉइंट्स में मेजर कर सकते हैं। लाइक टेम्परेचर है ना, आप जब बुखार चेक करते हो अपना या बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो, है ना, 98.4, 98.6, 99 पॉइंट, सो इस टाइप से वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। क्लियर। सो ये क्वांटिटेटिव के पार्ट है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स। आगे हम चलते हैं, सही आंसर इसका डी। आगे हम चलते हैं 77 पे, क्या बोल रहा है कि जो फोकस ग्रुप्स होते हैं, जो इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स हैं या फिर पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, कई सारे रिस्पोंडेंट्स हैं या इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स हैं, आर क्लासिफाइड एज, वो कौन से सोर्सेज में आते हैं। नॉर्मली सी बात है, अगर आप इंडिविजुअली किसी पर्सन के पास जा रहे हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास जा रहे हो और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। लाइक अगर आप किसी पर्सन के पास गए हो, उनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनसे आप पूछ रहे हो, उनको एक तरीके से इंटरव्यू टाइप ले रहे हो, नॉर्मल भी कलेक्ट कर रहे हो इंटरव्यू, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी डेटा के अंदर आ जाते हैं। या फिर क्वेश्चनरी वगैरह अगर आप बनाकर किसी को सेंड कर रहे हो और उन इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, है ना, मतलब उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो वो किस में आते हैं, प्राइमरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम चलते हैं, न्यूमेरिकल मेथड और जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं वो बेसिकली किस में यूज़ होते हैं, वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में यूज़। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे हम सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको एनालाइज भी किया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको सबको क्लासीफाई किया जाता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको क्लासीफाई किया जाता है। सो ये सब किस में होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 79th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि ऐसी टेक्निक जो यूज़ की जाती है एनालाइज करने के लिए और एंटिसिपेट करने के लिए कि आगे फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा, इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी होगी मैन्युफैक्चर करने की, गुड्स को अगर हमने मैन्युफैक्चर करने हैं, एट्सेट्रा। बेसिकली अगर हम वर्ड ही कौन सा आ गया, एंटिसिपेशन आ गया, मतलब हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ भी अभी फ़िलहाल में इन्फ्लेशन रेट इतना है तो इन फ्यूचर इतना हो सकता है। हाँ, आज के रेट में हम एनालाइज कर रहे हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतनी है, तो फ्यूचर में इतनी होगी, है ना। तो वो क्या होता है, क्या कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ फोरकास्टिंग टेक्निक। आगे हम चलते हैं 80th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है जो वेरिएबल्स होते हैं उस मेजरमेंट जो है वो वेट, हाइट, लेंथ में की जाती है, वो कौन से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिनको हम फ्रैक्शंस में कर सकते हैं, वे पॉइंट्स में कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। अभी लाइक वेट है, किसी का 50 kg है, किसी का 51.2 kg है ना, मतलब कहने का 51.2 भी हो सकता है, 51.3 भी हो सकता है, 55.6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है ना। हाइट है अभी 5 फुट 2 इंच भी हो सकती है ना, 5 फुट 5 इंच भी हो सकती है, मतलब जिसको हम पूरा जो है मतलब जो आइसोलेटेड वैल्यूज़ होती है ना, मतलब जो सिंगल वैल्यूज़ होती है उसमें ना करके हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है। दैट इज़ ए इसका सही आंसर। आगे हम चलते हैं 81st क्वेश्चन पे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, ये मैंने रिवीजन वीडियोस के अंदर भी आपको मेंशन करके रखे हैं सारे के सारे फार्मूलाज। जब आप एन पी क्यू का अंडर रूट कर देते हो तो वो क्या आ जाता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। किस के अंदर, बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग फार्मूला होता है, स्पेसिफिकली जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम अगर बात करें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, एन पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हम कर देंगे अंडर रूट। क्लियर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 82 क्वेश्चन पे। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हम सिंपली, हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जब आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मीन का जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो वो आपका क्या निकल कर आता है, स्टैंडर्ड
एरर निकल कर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली में पहले भी डाल रखा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेसिकली जब आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो स्टैंडर्ड एरर बनकर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहे हैं, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है क्या वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? बिल्कुल गलत है। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है वो एक प्रोबेबिलिटी का सैम्पल मेथड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड है जिसमें बाई चांस सब कुछ होता है, ऑन अ रैंडम बेसिस होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी है। सो इन दिस वे पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी क्या है, गलत है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीडियन मोड डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर ऑल कंसीडर्ड एज मेजर्स ऑफ। ये बेसिकली किसके मेजर्स माने जाते हैं, ये सब कुछ किसके माने जाते हैं, पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन माने जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, जो मीन होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। तीनों मीन है, तीनों के तीनों क्या है, मीन है। और ये तीनों मीन किसके अंदर आते हैं, मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आते हैं। अब बच्चे कौन सा, पोजिशनल एवरेज। सो पोजिशनल के अंदर क्या आता है, मीडियन एंड मोड आता है। अभी मीडियन एंड मोड, उसके अलावा जो ये डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स हैं ये भी किसका पार्ट होते हैं, ये भी मीडियन का पार्ट होते हैं। जो क्वार्टाइल्स हो गए, डिसाइल्स हो गए, परसेंटाइल्स हो गए, ये किसका पार्ट होते हैं, मीडियन का ही तो होते हैं, है ना। और जो मीडियन और मोड है ये किसका पार्ट होते हैं, पोजिशनल एवरेज का पार्ट होते हैं। क्लियर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अरे एक सेकेंड, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलिए आगे हम चलते हैं 84 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, जब इफ़ द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड आर आउटलायर्स ऑफ डेटा देन द मोड क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मोड के अंदर जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होती है, नॉर्मली मोड के अंदर हम यही तो देखते हैं कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वो मोड होता है, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर जो रिपीट हो रही है ऑब्जर्वेशन वो आउटलायर्स एज अ रिकॉर्ड की जाती है तो वो कौन सा मेजर एज अ कंसीडर की जाएगी। आउटलायर्स का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। आउटलायर का मतलब होता है जब डाटा जो पॉइंट होते हैं ना, एक डाटा पॉइंट मतलब जो बार बार आ रहा है वो अदर ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा दूर है, एबनॉर्मल डिस्टेंस पे है, नॉर्मल डिस्टेंस पे नहीं है। एक तो होता है ना, मतलब एक वेरिएबल मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक वेरिएबल यहाँ पे है, मतलब इतना ज़्यादा ये तो डिस्टेंस एबनॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल डिस्टेंस तो नहीं हो ना। अगर इतना है तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे खड़ा है बंदा, मतलब एक पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है और दूसरा यहाँ पे खड़ा है, तो चलो ठीक है थोड़ी दूरी है, चलेगा, कोई बात नहीं। बट इतना ज़्यादा दूर खड़ा है तो मतलब वो एबनॉर्मल डिस्टेंस पे खड़ा है ना, तो वही होते हैं आउटलायर्स। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, जब एक डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफ़र करता है दूसरे अदर ऑब्जर्वेशन से, मतलब उसका कोई आप आसपास कोई भटकता ही नहीं है, वो अलग ही घूम रहा है अपना, है ना। सो उसको हम बोलते हैं आउटलायर, ठीक है। सो ये मीनिंग होता है आउटलायर का। अभी आप खुद बताओ, जो हमने, एक सेकेंड, जो हमने रिपीट ऑब्जर्वेशन हमारी हो रही है और अगर वो बिल्कुल ऐसे बार कोई जा रही है, आउटलायर एज अ जा रही है, देन वो क्या कंसीडर की जाएगी, वो पुअर मेजर एज अ कंसीडर की जाएगी। मतलब कहने का उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। अगर वो आउटलायर है यानी कि वो बिल्कुल ही बाहर को जा रही है चीज़, वो जो एक डेटा पॉइंट है वो बिल्कुल ही अदर ऑब्जर्वेशन से डिफ़र कर रहा है, बिल्कुल अलग जा रहा है, डिस्टेंस पे है बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ एरर हुआ है और उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ पुअर मेजर कंसीडर करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। जब वेरिएशंस होती हैं वैल्यूज़ में दो वेरिएबल्स के बीच में और कांस्टेंट रेशो पे होती हैं, देन क्या उसको बोलते हैं हम। अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो वेरिएशंस आ रही है, लाइक प्राइसेस एंड डिमांड है, अब प्राइसेस अगर 20% से बढ़ रहे हैं और तो जो डिमांड है वो भी 20% से कम हो रही है ना। मतलब जब सेम कांस्टेंट रेशो होता है देन उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
आगे हम चलते हैं 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ यूनिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल रैंडम है, कोई भी चिट उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, कुछ भी आ सकता है, कम्प्लीटली रैंडम बेसिस होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपली आपने क्या किया, एक नंबर ऑफ सीरीज़ बना ली, मान लो 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख लिए, क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बना ली एक यूनिट्स की, जो भी जितने भी सैम्पल्स, जितने भी यूनिट्स हैं ना बेसिकली पॉपुलेशन के, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना ली, 1 से लेकर मान लो 100 तक लिस्ट बना ली, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल यानी कि एक नंबर वाइज और एक सीरीज़ वाइज अकॉर्डिंग टू टाइम आपने एक प्रॉपर बना ली है लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सबको मिक्स कर दिया, उनमें से आप रैंडमली कुछ भी उठाओगे, है ना, उसमें से रैंडमली उठाओगे, जैसे होता है ना सबको नंबर्स दे दिए, हाँ भी रैंडमली उठाया, इस बंदे को तो ये नंबर आया है, उस बंदे को ये नंबर आया है ना, इस टाइप से होता है ना। तो आप रैंडमली पिक करते हो, तो पहले आपको एक नंबर्स तो देने पड़ेंगे ना सारी चिट्स के अंदर, तभी तो आप उसे उठाओगे, तभी तो उसको खोल के खाली चिट तो नहीं रखोगे ना उसके अंदर। सो बेसिकली आपको एक पहले नंबर्स देने पड़ते हैं हर एक उसके अंदर, हर एक चिट के अंदर, है ना। तो वो उसके अंदर इसीलिए इसको इसके साथ मैच किया गया, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेटिफाइड पे। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड कब यूज़ होता है, होमोजीनियस के टाइम पे या हेट्रोजीनियस के टाइम पे? अभी ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस हैं, जो भी पॉपुलेशन है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। लाइक अगर आप स्कूल में गए हो तो सारे, कोई कॉमर्स का बच्चा है, कोई आर्ट्स का है, कोई साइंस का है, किसी ने कुछ सब्जेक्ट ले रखा है, किसी ने कुछ सब्जेक्ट ले रखा है, तो सारे मतलब हेट्रोजीनियस है, सारे अलग अलग हैं, है ना। तो जब अलग अलग होते हैं तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और तब क्यों स्ट्रेटिफाइड यूज़ किया जाता है, ताकि हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को, मतलब जो अलग अलग फीचर्स वाली पॉपुलेशन है, उसको कुछ ना कुछ तो उनमें कॉमन होगा, है ना। लाइक किसी बच्चे ने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है, दूसरे ने आर्ट्स ले रखा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो उनमें चीज़ कॉमन होगी ना, ताकि हम उन कॉमन फीचर्स के बेसिस पे सारी की सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकें, ताकि हमारे लिए सैम्पलिंग, मतलब सैम्पल उठाना उनमें से ईजी हो जाए। इस वजह से हम उस टाइम पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब सारे के सारे हेट्रोजीनियस, मतलब सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम उनमें से ऐसे एक पकड़ के लाते हैं पॉइंट जो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और उसी बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। सो इसको स्ट्रेटिफाइड को हम मैच करेंगे हेट्रोजीनियस से, सिंपल रैंडम को हम करेंगे क्रोनोलॉजिकल से। क्लस्टर में क्या बनता है, गुच्छे बन जाते हैं एक तरीके से, मतलब एक फॉरेस्ट टाइप बन जाता है, ट्री टाइप बन जाता है ना। क्लस्टर में क्या होता है, आपने एक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स उठाए हैं, है ना, मतलब एक क्लस्टर, वो उसे हम बोल देते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ यूनिट्स आपने उठाए हैं, फिर आपने उनमें से कुछ एक यूनिट्स उठाए हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स उठाए हैं, मतलब इस तरीके से आपने क्या किया, कुछ यूनिट्स जो हैं वो उठा लिए हैं, और वो एक तरीके से है ना, ऐसे मतलब क्लस्टर्स टाइप से बन जाते हैं, गुच्छा टाइप से बन जाता है, फॉरेस्ट ट्री टाइप बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। उसके बाद हम चलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के ऊपर। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जब सारे के सारे यूनिट्स होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मतलब सेम होते हैं, मतलब हमें ग्रुप्स में तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, सारे के सारे है ही सेम। और सिस्टमैटिक में भी क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली उठा लिया, है ही सारे जब सेम, है ना। 1 से लेकर 50 तक आपके पास सारी के सारी पॉपुलेशन है, 1 से लेकर 50 तक, 50 में से आपने 5 बंदे उठाने हैं। क्लियर। अभी 5 में से जैसे आपने रैंडमली एक से 10 में से एक पर्सन को उठा लिया, रैंडमली 5th उठा लिया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट 11 से 20 के 15th उठाएंगे, देन 25th उठाएंगे, देन 35th उठाएंगे, ऐसे करके देन 45, है ना। मतलब कहने का वो सेम गैप पे हम बिल्कुल सेम गैप पे हम उठाते हैं, है ना। बट उसमें होता क्या, क्यों उठाते हैं सेम गैप पे, बिकॉज वो सारे के सारे है ही सेम, तो कोई भी उठाएंगे चलेगा, मतलब कहने का होमोजीनियस होते हैं। उस टाइम पे हम सिस्टमैटिक यूज़ करते हैं। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 87वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, जो मेथड होता है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का, जो क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड होता है, मीडियन के ऊपर। जो लास्ट हमने आज कल किया था, जो हमने थर्ड पार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, उसको मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। सो जो बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है, उसके प्रैक्टिकल में मैंने आपको यही बताया था कि ये क्वार्टाइल्स एंड मीडियन के ऊपर बेस्ड होता है। उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्वार्टाइल्स और मीडियन के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं
क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वीनियंट समराइजिंग मैथड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन एक्सप्लेनिंग द सैम्पल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बेसिकली सबसे पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज़ हायर मूवमेंट्स, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। हायर मूवमेंट्स बेसिकली ये फोर्थ ऑर्डर के मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर, ये कौन से होते हैं, ये फोर्थ ऑर्डर के मूवमेंट्स होते हैं जिसके अंदर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। मास इन द सेंस मतलब पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, कुछ एक सैम्पल्स को स्टडी नहीं किया जाता है। क्लियर, सो हायर मूवमेंट्स होते हैं जो फोर्थ ऑर्डर के मूवमेंट होते हैं जिसके अंदर हम पूरा ओवरऑल जो मास होता है यानी कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन होती है उसको कंसीडर करके चलते हैं रैदर देन सैम्पल्स, कुछ एक यूनिट्स के बजाय। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 89th क्वेश्चन पे। 89th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं ऑफ एनी सर्टेन इवेंट, देन अगर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ही आ गया मतलब किसी चीज़ के होने के चांसेस जो हैं वो एकदम ज़ीरो हैं, दैट मीन्स कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकलेगा ना, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं, तो वो क्या होता है, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं किसी भी सर्टेन इवेंट्स के तो वहाँ पे ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ज़ीरो ही है ना, मतलब कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो आएगा ही नहीं, जब है ही ज़ीरो तो वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल, मतलब वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट निकलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे। आगे चलते हैं 90th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगर एक पर्सन लॉटरी ख़रीद रहा है, ठीक है, उसके जो जीतने के चांसेस हैं कार को, टोयोटा कार को, वो है 60%, ठीक है। उसके बाद हुंडई कार को उसके जो जीतने के चांसेस हैं वो है 70%, ठीक है। और जो दोनों के चांसेस ऑफ विनिंग बोथ, दोनों के चांसेस है वो है 40%। क्लियर, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, और या तो टोयोटा वाली कार जीतने के चांसेस या फिर हुंडई की कार जीतने के चांसेस कितने हैं, मतलब दोनों के कंबाइंड नहीं, वो तो दे ही रखे हमें 40%, एक के चांसेस बताओ कि या तो टोयोटा या फिर हुंडई के चांसेस कितने हैं। क्लियर, सेपरेट भी इन्होंने दे दिया कि टोयोटा कितने हैं और हुंडई कितने हैं, है ना। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन चांस ऑफ विनिंग, दोनों में से एक जीतने के चांसेस कितने हैं, वो चीज़ बेसिकली हमें बतानी है, दोनों नहीं और सेपरेट भी नहीं, दोनों में से एक जीतने के चांसेस कितने हैं वो हमें बताना है। क्लियर, इसमें मैंने आपको याद हो तो हमारे जो फर्स्ट टेस्ट था या फिर आई थिंक सेकेंड टेस्ट था उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एडिशन रूल यूज़ होता है ना। वो जब एक्स की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस कर देते हैं वाई की प्रोबेबिलिटी के साथ, और जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है जो ओवरलैप कर रही है, जो दोनों के अंदर इंक्लूड है, उसमें उसको हम इन दोनों के प्लस में से माइनस कर देते हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, या तो 60 की, मतलब या तो टोयोटा कार जीतने की या फिर हुंडई कार जीतने की, मतलब दोनों में से एक कार जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, वही सेम रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। उसके अंदर फॉर्मूला पूछा था, इसके अंदर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपको आंसर निकालने हैं। क्लियर, सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा जब आप क्या कर रहे हो, एक कार को जीतने के 60% चांसेस है, दूसरे को जीतने के 70% चांसेस है, दोनों को कर दिया प्लस, दोनों ही कार जीतने के चांसेस को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे ना, जो दोनों कार कंबाइंड है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी, दोनों में से एक जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, या तो एक्स या फिर वाई। क्लियर, जब हम 70 को 60 से प्लस करेंगे और बीच में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 को 100 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 0.9 आपका आंसर आ जाएगा। 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर क्लासिफाइड एज, जो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, नॉर्मली हम ये बोलते हैं, है ना, बट जो प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को इवेंट्स बोला जाता है। रिवीजन वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब एक एक्सपेरिमेंट अगर आप कर हेड्स, मतलब एक सिक्का उछाल रहे हो तो हेड्स आ रहा है या टेल आ रहा है, तो जो भी आएगा उसको हम रिजल्ट नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में उसको आउटकम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। स्टैट्स की लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। डी इसका सही आंसर। आगे हम चलते हैं 92 पे, दैट इज़ द मिस्टेक्स और बायसेस विच आर कंसीडर्ड एज कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स मस्ट इंक्लूड्स। बेसिकली इसमें
पूछ क्या रहा है, जो भी गलतियाँ होती हैं, जितनी भी मिस्टेक होती हैं या बाइजनेस यूज़ की है, कुछ भी है, बट वो नॉन सैम्पलिंग है, तो उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड होगा। अभी नॉन सैम्पलिंग क्या होते हैं, जो ह्यूमन की वजह से होते हैं, जो नॉर्मली गलतियाँ जो ह्यूमन करता है या ह्यूमन की वजह से हुई हैं, या तो चाहे तो उसने इंटेंशनली करी है, चाहे उसने नॉन इंटेंशनली यानी अनइंटेंशनली करी है, यानी कि चाहे तो उसने जान के करी है, चाहे उसने ऐसे मतलब उसे अनजाने में हो गई है, डजेंट मैटर, बट गलती तो इंसान से ही हुई है ना। जो इंसान से गलती हुई है, जो ह्यूमन बीइंग से गलती हुई है, वो कौन से एरर होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर। क्लियर। अभी नॉन सैम्पलिंग एरर में ये तीनों के तीनों ही आ जाएंगे। अगर तो उसने इनकरेक्ट एनमरेशन किया है पॉपुलेशन का, यानी कि उसने पॉपुलेशन को गलत तरीके से एनमरेट किया है, गलत तरीके से मतलब उसको डिस्क्राइब किया, उसको स्पेसिफाई किया, गलत तरीके से उसको उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली है ना, इंटरप्रेट गलत किया है, उस केस में भी उसकी गलती है। दूसरे नंबर पे नॉन रैंडम सैम्पल सिलेक्शन, यानी कि उसने जो सैम्पल सिलेक्ट किया है वो गलत सिलेक्ट कर लिया है, या तो उसने सैम्पल गलत सिलेक्ट कर लिया है, फिर उसने नॉन रैंडम सैम्पल, नॉन रैंडम यानी कि उसने कन्वीनियंस मेथड मान लो जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अभी कन्वीनियंस में तो जो इन्वेस्टिगेटर वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ देखेगा, तो क्लियर रिजल्ट तो ऑब्वियसली सी बात है, इतना 100% तो नहीं आएगा ना, बायसनेस तो रहेगी। अभी उसने अगर नॉन रैंडम सिलेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली बायसनेस तो रहेगी, क्योंकि वो वही सिलेक्ट करेगा जो उसको सही लगेगा, मतलब कहने का वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करेगा, तो वो भी क्या होगा, ह्यूमन की गलती होगी। उसके अलावा अगर जो क्वेश्चनरी वो बना रहा था, जो उसके अंदर उसने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो आधे अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो वो भी ह्यूमन की गलती है। सो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। आगे हम चलते हैं 93 पे, क्या बोल रहा है। The methods in stats that use simple stats to estimate the parameter of the population, उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आप कैच कर सकते हो, दैट इज़ एस्टिमेट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे मेथड स्टैट्स के अंदर दैट यूज़ करते हैं सिंपल स्टैट को, सैम्पल स्टैट को यूज़ करना किसको एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट। नॉर्मली आप क्या करते हो, थोड़ा सा सैंपल उठाते हो, उसको स्टडी करते हो, उसके बेसिस पे आप एक थ्योरी बना देते हो कि हाँ भी इतने से मतलब पर्सन्स का ये रिएक्शन है, तो इतने पर्सन्स का ये रिएक्शन हो सकता है। आप अनुमान लगाते हो, राइट, आप एस्टिमेट करते हो, आप अनुमान लगाते हो, हाँ भी इन पर्सन्स पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड का इम्पैक्ट देख रहे हो, तो कुछ पर्सन्स को आपने लिया, तो कुछ पर्सन्स पे उनका कोविड का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बाकी सब पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। आपने एक एस्टिमेशन कर लिया, आपने अनुमान लगा लिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाना, कुछ सैंपल के बेसिस पे एस्टिमेट लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फरेंशियल स्टैट्स। इन्फरेंशियल का मतलब भी यही होता है, अनुमान लगाना। क्लियर। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है इन्फरेंस का वो होता है अनुमान। ठीक है, सो अनुमान लगाना, इन्फरेंशियल स्टैट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 94 क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, और जब भी हम रिपोर्ट्स वगैरह मतलब जो भी इशू करते हैं एक कंपनी के अंदर, तो वो किस डेटा सोर्सेज के अंदर आती हैं। अभी जैसे मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, जब मैंने आपको बताया था जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं वो किस में आएंगी, वो एक्सटर्नल में आएंगी। अब किसी कंपनी के पास अंदर नहीं गए हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है या नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो पब्लिकली ओपनली अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो पब्लिश कर रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, एक्सटर्नल है। तो दोनों सेकेंडरी सोर्सेज, ये तो क्लियर है। प्राइमरी के तो मतलब खाता ही खत्म हो गया, प्राइमरी का तो ऑप्शन ही गया, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज हैं, है ना। अभी सेकेंडरी में कौन से, अभी ये कौन सा है, कंपनीज़ का है, यानी कि कंपनीज़ के अंदर से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी इंटरनल सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के अंदर आ जाएंगी। अगर आप किसी कंपनी के बाहर से ले रहे हो तो वो किस में आ जाती हैं, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज में आ जाती हैं। क्लियर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, ऐसा टाइप ऑफ रेटिंग स्केल जो रिस्पोंडेंट्स को ये अलाउ करता है कि आप जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं उसमें से आप बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टेटेड ऑप्शन है 4-5 उनके पास ऑप्शन है, उनमें से वो आप बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, रिस्पोंडेंट्स को ये अलाउ करता है। वो कौन सा रेटिंग स्केल होता है, हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेमाइज्ड रेटिंग स्केल होगा। अभी इंटेमाइज्ड रेटिंग स्केल कौन सा होता है, ये इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डिनल स्केल भी बोलते हैं,
इंटेमाइज रेटिंग स्केल एक ऑर्डिनल स्केल होता है। ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है इंटेमाइज रेटिंग स्केल? ये मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्मली कि कंज्यूमर्स के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी क्या परचेजिंग बिहेवियर है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की तरफ, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं कौन से प्रोडक्ट से, उनकी क्या परचेज इंटेंशन है, वो सब कुछ जो कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनको अगर आपने मेजर करना है ना, तो आप कौन सा स्केल यूज़ करते हो? इंटेमाइज रेटिंग स्केल यूज़ करते हो। ये एक ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर अभी बोल क्या रहा है, वही चीज़ बोल रहा है कि लाइक फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स के सामने 4-5 ब्रांड्स हैं, ठीक है, कई सारे स्टेटेड ऑप्शंस हैं, और जो रिस्पोंडेंट्स यानी कि कंज्यूमर्स हैं उनको ये चारों पांचों में से क्या करना है, बेस्ट वन जो उनको मोस्ट रिलेवेंट लगता है उसको वो सिलेक्ट करना है। जब वो सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या शो कर रहे हैं कि हाँ भाई वो कौन से ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, पता लग रहा है ना हमें वो कौन से, जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई कंज्यूमर इसको सिलेक्ट कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, कोई इसको कर रहा है, तो वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स है वो किस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है सिलेक्ट करते टाइम, वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राइस को, क्वालिटी को, ब्रांड को, रेपुटेशन को, है ना, यूजेस को, पैकेजिंग को, किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। उसके लिए हम बेसिकली कौन सा रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं? इंटेमाइज रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। आगे हम चलते हैं 96 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर सैम्पल साइजेस इंक्रीज़ हो रहा है तो सैम्पलिंग एरर डेफिनेटली घटेगा, है ना। जितना बड़ा आप सैम्पल लोगे, अगर पॉपुलेशन इतनी है और इतने से पे अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली एरर मिस्टेक्स आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ इतने पे अप्लाई होती है ज़रूरी नहीं है कि वो इतने पे भी अप्लाई हो, सेम एज इट इज़ सेम अप्लाई हो। बट अगर आप इतना ले रहे हो तो फिर भी एरर कम हो जाएंगे, है ना। भी जो चीज़ इतने पे हो रही है तो चलो इतने पे तो हो ही जाएगी, इतना ले रही हो तो और एरर कम हो जाएंगे। सो बेसिकली ये क्या है, जितना बड़ा सैम्पल साइज उतना एरर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। आगे हम चलते हैं 97 पे। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दैट इज़ इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू क्या है? ये प्राइमरी डेटा है, यानी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, उनसे आप जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप खुद गए हो उनसे इंटरव्यू लेने, वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। अगर आप खुद नहीं गए हो किसी और के थ्रू, मतलब आप अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछवा रहे हो तो वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो गया, है ना। बट हो तो ये प्राइमरी गया ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम के लिए डेटा उनसे कलेक्ट करवा रहे हो या खुद डायरेक्टली कर रहे हो, फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो, सो ये प्राइमरी हो गया। उसके बाद आता है बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस होता क्या, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। ये बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। जब आपको एनालाइज करनी होती है, जब आपको रिलेशनशिप को एनालाइज करना होता है वेरिएबल्स के बीच में, तब आप कौन सा यूज़ करते हो? बाइवेरिएट यूज़ करते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है ये एनालाइज करने का। क्या एनालाइज करने का? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और सिंपल फॉर्म क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस बाइवेरिएट। बिकॉज मतलब कहने का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम दो वेरिएबल्स ही लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं के अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। दो ही वेरिएबल्स के अंदर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं लेते, दैट्स वाई ये बिल्कुल सिंपल होता है। और अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कोरिलेशन में भी क्या होता है? रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है वेरिएबल्स के बीच में, राइट। सो बाइवेरिएट एनालिसिस किससे हम रिलेट कर सकते हैं? कोरिलेशन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद एफ टेस्ट है, यानी कि एफ रेशो है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि कितना स्प्रेड आउट है, जो डेटा है वो आपस में कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएंस है, उसको टेस्ट करने के लिए एफ रेशो यूज़ होता है, एफ टेस्ट यूज़ होता है। और कोटा सैम्पलिंग क्या है? ये तो ऑब्वियसली सिंपल ही है, हर एक क्वेश्चन में आ ही जाता है, लगभग पेपर में भी डेफिनेटली आता है। ये जो कोटा सैम्पलिंग है ये क्या है? ये हमारा एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। सो जो ये कोटा सैम्पलिंग है ये किसका पार्ट है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है 98th क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन ज़्यादा है मोड कम है। मतलब कहने का मीन 60 है, मोड जो है वो मोड जो है वो 50 है। तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे मीन ज़्यादा हो और मोड कम हो। मीन ज़्यादा है,
फिर मीडियन उससे कम, फिर मोड उससे कम। तो वो कौन सा होता है, राइट की साइड है। राइट की साइड अपना कौन सा होता है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली। इसको तो चाहे आप मतलब बिल्कुल सिंपल है, बट डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। इसको चाहे आप याद कर सकते हो, चाहे आप समझ सकते हो, बट इसको ज़रूर से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बन सकता है। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे उल्टा होता, अपोजिट होता, मीन कम होता, मोड ज़्यादा होता, यानी कि मीन कम, फिर मीडियन, फिर मोड उससे ज़्यादा, तो ये क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिवली स्क्यूड हो जाती है। नेगेटिव मतलब इधर साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस साइड है तो इधर साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अभी ये इस साइड जा रही है हमारी, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। आगे हम चलते हैं 99 पे। अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल्स, जो मीडियन है टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन। परसेंटाइल्स में कितने होते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया है और कल वाले पार्ट में भी बताया था, जो हमारा पार्ट नंबर 3 था। क्वार्टाइल्स, मीडियन के अंदर हम 2 में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल्स के अंदर हम 4 में डिवाइड करते हैं, डिसाइल्स के अंदर हम 10 में डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल्स के अंदर हम 100 में डिवाइड करते हैं। राइट, 100 में डिवाइड करते हैं। बट अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसने ये पूछा है मीडियन। मीडियन कहाँ पे लाई करेगा। ये मत सोचना कि परसेंटाइल आ गया। आपने कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड को पढ़ा और सीधा आंसर टिक कर दिया, परसेंटाइल्स है मतलब 100। क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि परसेंटाइल में तो 100 में डिवाइड होते हैं, मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है जो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बट इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि परसेंटाइल्स के अकॉर्डिंग जो मीडियन है वो कहाँ पे लाई करेगा। अभी परसेंटाइल्स में 100 होता है और मीडियन क्या होता है, बीच का होता है। राइट, तो 100 का मतलब अगर हम आधा करें तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मीडियन कहाँ पे लाई करेगा, 50 पे लाई करेगा। अगर टोटल 100 होते हैं परसेंटाइल के अंदर, तो मीडियन उसका आधा हो गया, बीच में होता है मीडियन यानी कि मिड में, तो इसका हम आधा कर देंगे तो वो 50 आ जाएगा, यानी कि 50th नंबर पे मीडियन लाई करेगा। क्लियर। आगे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शन सैम्पलिंग, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कन्वीनियंस बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स पे, वो कौन सा होता है, कौन सा सैम्पलिंग का मेथड होता है, ये चीज़ उसने पूछी है। सिंपल है, जिसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, कोटाज बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेटर को जो भी सैम्पल सिलेक्ट करना होता है वो कर सकता है। राइट, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको स्ट्रेटिफाइड देख के उसको मतलब कुछ और मत टिक कराना, क्योंकि मतलब ऊपर स्ट्रेटिफाइड लिखा है तो कुछ और मत टिक कराना। कोटा में क्या होता है, कोटा में स्ट्रेटिफाइड की तरह कुछ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिनको हम कोटास बोलते हैं, कुछ लिमिट्स बना दी जाती हैं, कुछ कोटास असाइन किए जाते हैं। हर एक इन्वेस्टिगेटर को उन्हीं कोटास के अंदर रह के, उन्हीं लिमिट्स के अंदर रह के, या उन्हीं ग्रुप्स में से उसके बाद वो मतलब उन्हें जो ग्रुप है वो असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो एक तरीके से ये कह लो कि ये प्रोबेबिलिटी हो गया है ना, मतलब उन्हें ग्रुप्स वो खुद नहीं असाइन कर रहे, कोटाज उन्हें असाइन किए जाएंगे। क्लियर। और उसके बाद उसके अंदर से जो भी सैंपल्स उठाने हैं, कोई भी XYZ सैंपल उठाने हैं, वो खुद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से उठा सकते हैं सैंपल्स, और उन्हीं कोटास के अंदर उन्हें रह के उठानी होती है। वो क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग। वैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, कोटा इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, जिसके अंदर हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल उठा सकते हैं, बट उसी कोटा में रह के, यानी कि उसी ग्रुप में रह के हमें उठाने होते हैं। क्लियर, उन्हीं ग्रुप में रह के। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको 100 क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रिसर्च के भी आप MCQs करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज स्टैट्स और रिसर्च काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, है ना। सो रिसर्च की भी ऑनगोइंग है, सो आप उसको भी कीजिए, है ना। और जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बाकी की रिवीजन वीडियोस हैं पेपर 2 की, जितने भी यूनिट्स हैं, बिजनेस स्टैट्स है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जितने भी हैं, IB है ना, इंटरनेशनल मार्केट, वो इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सबकी जो है वो दे रखी है, लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।